हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन सवालों को आप कंप्लीट करते चलिए। जैसे कि आज के क्लास में यूनिट 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यूनिट 9 का जो है नेम है चुनावी प्रक्रियाएं। चुनावी प्रक्रिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निर्वाचन व्यवस्था के प्रकारों का विस्तृत विवरण दें। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंप्लीट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। गाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं सर इसके प्लेलिस्ट बना दीजिए। डियर गाइज, सभी के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि बीपीएससी 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, इसका भी एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया गया जिसमें बीपीएससी 133 के लिए क्वेश्चन विद आंसर है उसका अलग से प्लेलिस्ट, और बीपीएससी 134 के लिए अलग से, बीएचआईसी 133 134 सबके अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बीएजी प्रोग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। आप वहाँ देख सकते हो, चैनल में विजिट कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। जैसे निर्वाचन व्यवस्था के प्रकारों का विस्तृत विवरण दें। आंसर, वर्तमान समय में निर्वाचन व्यवस्थाएं दुनिया भर में प्रचलित है। ये जो है निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन मतलब कि चुनाव प्रक्रिया जो है आज के ज़माने में वर्तमान समय में जो है पूरे दुनिया भर में प्रचलित है। सभी देश में, लगभग सभी देश में जो है ये चुनावी प्रक्रियाएं, निर्वाचन व्यवस्था प्रचलित हो रही है, हो रही है और ये आजीवन भर रहेगी प्रचलित। क्लियर? निर्वाचन व्यवस्था सभी देश में जो है ना, ये निर्वाचन व्यवस्था में भिन्नताएं देखने को मिलेगा सभी देश में। जैसे भारत का अलग है, अमेरिका का अलग, रूस का अलग, फ्रांस का अलग, सभी देश के अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया देखने को मिलेंगे। क्लियर? जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री के 5 साल के कार्यकाल होते हैं, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति प्रधान होता है, इसलिए राष्ट्रपति का जो है शासनकाल 4 वर्षों का होता है। ये सभी देश के अलग अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है? भिन्न तरीके से निर्वाचन व्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि भिन्न तरीके से जो ना निर्वाचन चुनावी प्रक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। जिला मतपत्र पर की संरचना, निर्वाचन फार्मूला और आकार के आधार पर जो है उन्हें वर्गीकृत करते हैं और हमें 4 मुख्य श्रेणियों में प्राप्त होती है। निर्वाचन व्यवस्था जो है इसकी जो है ना 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर? अब उस चारों मुख्य जो वर्गीकृत जो आधार है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी है बहुलवादी व्यवस्था, दूसरा है बहुमतीय व्यवस्था, तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था और चौथा है मिश्रित सदस्य व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे। जैसे कि पहला है बहुलवादी व्यवस्था। अब बहुलवादी व्यवस्था क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैसे चुनाव की बहुलवादी व्यवस्था प्रतिनिधित्व की प्राचीनतम और विस्तृत रूप से व्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाओं में से है। जैसे कि चुनाव की जो बहुलवादी व्यवस्था है, देखिए सिंपल वैसे बहुलवादी व्यवस्था को समझते हैं हम लोग। जैसे आगे ये है, बहुलवादी के नियम पर आधारित होता है, अर्थात जीतने वाला उम्मीदवार वो होता है जिसे एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। ठीक है? जैसे वही हुआ, जैसे जो उम्मीदवार की तुलना में जो ना अन्य उम्मीदवारों की तुलना में जो है ना सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं, वे जो है बहुलवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसकी परवाह किए बिना कि उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिला है या नहीं, ये जो है इसमें जो है ना कोई प्रभाव नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि सामने वाले कितने वोट लाए हैं। ये इससे यही है, मतलब इसमें यही फ़र्क है कि आप उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट लाए बस उतना ही है। इसमें यह नहीं है कि कितना किससे क्या लाए, कितना ज़्यादा लाए क्या है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। क्लियर? आगे है, जैसे कि भारत में इस व्यवस्था का प्रयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए किया जाता है। ये भारत में जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए किया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, सभी चुनावों के लिए ये जो है बहुलवादी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फिलीपींस में भी देखने को मिला है, वेनेजुला में भी किया जाता है। फिलीपींस में और वेनेजुला में भी ये जो है बहुलवादी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, तथा कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है निम्न सदनों के सदस्यों के इनका प्रयोग किया जाता है। वहाँ के जो ना, जैसे कनाडा हुआ, ब्रिटेन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अमेरिका जैसे देशों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन निम्न सदनों के लिए, जो छोटे छोटे सदन के सदस्य चुने जाते हैं उसके लिए किया जाता है। इसमें पहले ही बता दिया गया है कि सभी देशों में जो है निर्वाचन व्यवस्था में जो है भिन्नताएं हैं, सभी देश में अलग अलग हैं। जैसे ये अपना भारत देश में जो है इसका
विधानसभा और राज्यसभा के लिए बहुलवादी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही हुआ, कनाडा हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, ब्रिटेन में, ये सभी जो है ना, ये बहुलवादी व्यवस्था का जो है निम्न सदनों के सदस्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मतदाताओं के पास वोट होता है, वे राजनीतिक दलों को ना देकर उम्मीदवारों को देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो है ना जो वोटर होते हैं वे अपने इच्छानुसार वोट देते हैं। यानी ये हुआ जैसे कि वे राजनीतिक दलों को ना देकर वे उम्मीदवारों को देते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे कि जो पार्टी के अनुसार वो वोट देते हैं, और कुछ होते हैं कि उम्मीदवार को देखकर देते हैं। ये जो है ना मतदाता ही अपने आप को ये निर्णय लेते हैं कि किसको वोट देना है। इसमें जो है ना मतदाताओं के अनुसार वोट होता है। ठीक है, ये बहुलवादी व्यवस्था हुआ। इसके बारे में और भी आगे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं ये बहुलवादी व्यवस्था। जैसे किसी वोटिंग में जो है ना 4 उम्मीदवार थे, एक का 33%, एक का 30%, एक का 27%, एक का 20% मत प्राप्त हुए। उसमें से सबसे विनर कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे सर्वाधिक वोट लाएंगे वही विनर होंगे। जैसे कि 33% वाले इसमें से विनर हैं, यही है। और उसके बाकी जो है जैसे 30, 27 और 20 जो बोले, वे सभी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना वोट लाए, आप सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मत लाएं, ये बहुलवादी व्यवस्था में आए। क्लियर? चलिए आगे। आप नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बहुमती व्यवस्था। बहुमती व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। बहुमती व्यवस्था जो है अपने दो भिन्न रूपों, बहुमती व्यवस्था जो है अपने दो भिन्न रूपों, 2 राउंड व्यवस्था जिसको 2RS या द्वितीय बैलेट व्यवस्था और वैकल्पिक मत व्यवस्था के साथ में यह सुनिश्चित करता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त है। और द्वितीय बैलेट व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव के 2 दौर होते हैं। इसमें जो है ना बहुमती व्यवस्था के अंतर्गत जो है, बहुमती व्यवस्था जो है ना, इसमें 2 रूप होते हैं इसके। जैसे 2 राउंड व्यवस्था, जिसमें कि 2 राउंड व्यवस्था होते हैं। जैसे कि एक राउंड होते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, जो सबसे अधिकतर वोट लाते हैं, वो उम्मीदवारों को हटाया जाता है, एक तरह से एक साइड रखा जाता है। उसके बाद जो निम्न लाते हैं, जो कम वोट लाते हैं, कम मत प्राप्त करते हैं, उसको वहीं से हटा दिया जाता है, जो कि आगे अच्छे से बताया गया है। जैसे कि इसमें दिया गया है 2 दौर होते हैं इसमें। बहुमती व्यवस्था में जो ना इसमें 2 दौर होते हैं, जिसमें इसका नाम भी दिया गया है 2 राउंड व्यवस्था। 2 राउंड व्यवस्था ये जो है 2 राउंड में होता है, द्वितीय बैलेट व्यवस्था इसको कहा जाता है। इसमें जो है ना 2 दौर होते हैं। पहला दौर में जो ना पूर्ण बहुमत का फॉर्मूला सफल होता है या नहीं। जैसे कि पहला दौर में जो ना ये बहुमत जो है फॉर्मूला जो सफल होता है या नहीं। आगे यदि मतदान के पहले ही दौर में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे मतदान हुआ, मतदान होने के बाद जो काउंटिंग होता है, काउंटिंग के दौरान जो है उसमें ये बहुमती व्यवस्था के दौरान जो है, बहुमती व्यवस्था में जो है 2 राउंड व्यवस्था होते हैं। मतलब द्वितीय बैलेट व्यवस्था है, इसमें 2 बार की व्यवस्था होती है, 2 दौर होते हैं इसमें। पहला दौर में यदि जो उम्मीदवार होते हैं वे अगर अच्छे खासे बहुमत से अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं तो वे फर्स्ट ही दौर में वो विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। यदि इस तरह से अगर 2 उम्मीदवार से 3 उम्मीदवार अगर टक्कर में है, आसपास के करीब हैं, तो फिर उसके दोबारा से काउंटिंग होता है। परंतु यदि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो सबसे ऊपर में जो 2 उम्मीदवार से नीचे वाले सभी उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। यदि जो पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, यदि जो जैसे कि पहले दौर में अगर कोई बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि उस पहले चरण में जो है, पहले दौर में जो है, अगर कोई भी उम्मीदवार अच्छे खासे मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसमें से जो है, जो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लाते हैं, ऊपर से 2 और बाकी जो नीचे जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको इस पार्टिसिपेट से हटा दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। और बाकी जो ऊपर 2 रहते हैं उसको फिर मतदान का दूसरा दौर पहले 2 उम्मीदवारों के बीच कराया जाता है। ये 2 जो बाकी ऊपर जो है उसके बीच कराया जाता है, जिनमें से एक को मतों का पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस व्यवस्था में एक संसदीय सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और मतदाता अपना मत राजनीतिक दलों को ना देकर उम्मीदवारों को देते हैं। जैसे कि इसमें भी वही हुआ, राजनीतिक दल को ना देकर एक उम्मीदवारों को देता है। इसमें जो 2 उम्मीदवारों के बीच जो है फिर से दोबारा मतदान करवाता है। मतदानों में जो सबसे ज़्यादा वोट लाते हैं वे विजयी कहलाते हैं। ये बहुमती व्यवस्था के अंतर्गत आया। ठीक है, बहुमत के अंतर्गत मतलब इसमें जो ना 50% प्लस
एक मत लाता है इसमें, जो वही बहुमतीय व्यवस्था है। जो 50% अगर वोट जो कोई अगर लेता है तो ऑलरेडी वो बहुमत प्राप्त कर लिया, बहुमतीय व्यवस्था, वो विजयी घोषित हो गया। 100% में अकेले एक उम्मीदवार 50% अगर लाया तो वो तो ऑलरेडी विजयी हो गया, विजय हो गया। तो इसका मतलब वो फर्स्ट चरण में ही सबसे अधिक वोट लाकर वो विजयी घोषित हुए। और यदि वो 50% से कम लाते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो सभी वोट मतलब वो जो है ना प्रथम चरण से नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो नीचे वाले को सबको जो है ना सबसे ऊपर में जो रहते हैं वो 2 उम्मीदवारों को फिर से काउंटिंग में मतदान करवाते हैं और दोनों में से जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करते हैं वे विजयी होते हैं। ये बहुमतीय व्यवस्था का कथन था, ये बहुमतीय व्यवस्था के अंतर्गत यही आता है। क्लियर? इसमें जो है एक वर्ड यूज किया गया था, इसमें दो के बारे में बताया गया था, जैसे कि एक सेकंड कहाँ पे हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे वैलिड व्यवस्था, द्वितीय वैलिड व्यवस्था और वैकल्पिक मत। इसमें जो द्विवैलिड व्यवस्था के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जिसमें ये नोट डाउन नहीं है, वैकल्पिक मत, इसके बारे में हम समझा देते हैं ताकि आप समझ जाओ इजीली तरीके से। वैकल्पिक मत मतलब इसमें भी जो ना उसी तरह के होते हैं, जैसे वैकल्पिक मत का व्यवस्था का जो ना अल्टरनेटिव वोट के सिस्टम में होता है। अल्टरनेटिव इसमें भी एकल सदस्य जो ना निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो ना जैसे कि कोई उम्मीदवार हुए, पहली उम्मीदवार में जो ना मत देकर जो उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा वोट लाते हैं वो नंबर 1 पे होते हैं, और उसके बाद जो दूसरी 2 है वो 2, उसके बाद तीसरी, इस तरह से होते हैं। मतलब सेम ही है, इसी तरह से उसमें भी राउंड 2 होता है, ठीक है। ये वैकल्पिक हैं, ये सभी जो ना बहुमतीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, इसका आविष्कार जो है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का आविष्कार जो है 19वीं सदी में हुआ है। 19वीं सदी में हुआ और 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जो है इसे अनेक यूरोपीय लोकतंत्रों द्वारा अपनाया गया। ये जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो है 19वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई और 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभिक में जो है ना यूरोपीय देशों के जो है लोकतंत्रों ने इसको अपनाया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को। और यूरोप में जो है जैसे ब्रिटेन और फ्रांस को छोड़कर, ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है ना इसको नहीं अपनाया था। और ये अनेक राष्ट्रीय संसदीय चुनावों के लिए अधिक वरिष्ठ निर्वाचन व्यवस्था बन गई। ये जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है, ये जो राष्ट्रीय संसद के लिए जो चुनाव होती है, देश की चुनाव जो होती है, उसमें अधिक वरीय निर्वाचन व्यवस्था बन गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल के सीटों का प्रतिशत उसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट शेयर के सीधे अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का जो है ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल की सीटों का प्रतिशत, प्रत्येक दल का जो है जितनी सीट प्राप्त होंगे, प्रत्येक दल के जो जितने सीट प्राप्त होते हैं उसके प्रतिशत, और जो राष्ट्रीय चुनाव होता है, देश के चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, ये देश के अंदर जो भी चुनाव होता है उसमें प्राप्त वोट जो है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे कि आगे इसका अर्थ यह है कि विधान पालिका में प्रत्येक दल के हिस्से की सीटें लगभग उसके वोट शेयर के बराबर होती है। प्रत्येक दल के जितना भी सीट लाएंगे और उसके वोट शेयर जो होते हैं वे बराबर होती है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्र मत का 30% प्राप्त होता है, उससे विधान पालिका में 30% सीटें मिलती है। यदि आप 50% सीट प्राप्त किए तो उसे विधान पालिका में 50% मिलेंगे, 30% प्राप्त किए तो 30%। मतलब यही हुआ आनुपातिक जो है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अंतर्गत यही है कि आपका अनुपात जो है, अनुपात सीटों की अनुपात और मत जो है दल में जो है सीट और प्रतिशत उसके राष्ट्रीय चुनाव में जो वोट प्राप्त करते हैं वे बराबर होते हैं, बराबर होने चाहिए। ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अंतर्गत ये आते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मिश्रित सदस्य व्यवस्था। मिश्रित सदस्य व्यवस्था, देखिए मिश्रित मतलब मिक्सचर मतलब ये जो है सभी के मिक्सचर होंगे, इसे हम समझ सकते हैं मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब यही हुआ, जैसे कि मिश्रित सदस्य व्यवस्था का संबंध जो है उस निर्वाचन व्यवस्था से है जिसमें विधान पालिका की कुछ सीटों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए बहुलवादी या बहुमती फार्मूला द्वारा भरा जाता है। जैसे कि मिश्रित सदस्य व्यवस्था का संबंध जो है उस निर्वाचन संबंध से है, उस चुनाव प्रक्रिया से है, उस चुनाव विधि से है जिसमें विधान पालिका की कुछ सीटों को जो है ना, विधान पालिका जब चुनाव होती है उसकी कुछ सीटों को एकल सदस्य द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि एकल सदस्य जिसमें हुए उसमें बहुलवादी या बहुमतीय, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में होता है। और जो है जो अन्य सीटें जो बच गए, जो एकल सदस्य के अलावा जो कुछ और सीट बच गए, वे आनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा भरा जाता है। जो आनुपातिक थर्ड पॉइंट में आए थे, वे आनुपातिक मतलब जो बराबर बराबर सीटें, बराबर सीट और बराबर राष्ट्रीय चुनाव में जो है मत लाते हैं, वे। क्लियर? ये जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, मिश्रित सदस्य व्यवस्था में आया। आई होप कि समझ रहे हैं आप। जैसे कि जर्मनी में राष्ट्रीय विधानसभा की 50% सीटें एक एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बहुलवादी फार्मूला द्वारा भरी जाती है। जैसे कि देखिए जर्मनी में जो है राष्ट्रीय विधानपालिका के चुनाव में जो है ना 50% सीटें जो है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बहुलवादी फार्मूला द्वारा भरी जाती है। जैसे 50% जो है फर्स्ट पॉइंट जैसे बहुलवादी व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्था के द्वारा जो भरी जाती है। देखिए फ्रांस जर्मनी में जो है ना बहुलवादी फार्मूला चलती है, इसलिए यहाँ पे 50% बहुलवादी फार्मूला द्वारा भरी गई और बाकी जो शेष 50% बचे वो अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा के दल के सूची परिवर्तन द्वारा भरी जाती है। ये इसका मतलब यही हुआ कि जो भी चुनाव हो गए, चुनाव में जो है ना कुछ चुनाव जो मिश्रित सदस्य व्यवस्था में जो है, एक तो एकल सदस्य निर्वाचन के द्वारा होगा और दूसरा जो है जो शेष बच जाएगा वे आनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा भरी जाएगी। इसमें जो है यही हुआ, एकल सदस्य में बहुलवादी या बहुमतीय फॉर्मूला के द्वारा भरी जाएगी और बाकी जो शेष होगी वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भरी जाएगी। क्लियर? ये रहा चारों निर्वाचन प्रक्रिया के जो 4 प्रमुख कारण थे, उसके बारे में हम लोग डीपली समझ गए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये रहा निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, चैनल में जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए और प्लेलिस्ट जरूर से ज़रूर चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।